सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के साथ एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है। इस नई स्पेशल फोर्स का नाम क्या है? तो आंसर होगा भैरव। तो याद रखेंगे, अभी हमारी भारतीय सेना ने भैरव नाम से एक नई और घातक स्पेशल फोर्स का गठन किया है, जिसे आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है, जो तेज गति से काम करती है और ड्रोन युद्ध में माहिर है। मतलब ये जो स्पेशल फोर्स है, इसके सभी जवान ड्रोन चलाने में माहिर हैं। वे दुश्मन के इलाके में घुसकर ड्रोन की मदद से उनके ठिकानों और सैनिकों पर हमला कर सकते हैं। इसमें एक बटालियन में 250 सैनिक होंगे और भविष्य में लगभग इस तरह की 25 बटालियन बनाने की योजना है। तो आपसे नाम पूछा जाएगा उस नई स्पेशल फोर्स का नाम क्या है, तो भैरव नाम है और इसका हर सैनिक ड्रोन चलाने में सक्षम होगा। अब यहाँ पे ड्रोन से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। अभी याद रखना, भारत MQ-9B आर्म्ड ड्रोन खरीद रहा है अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथोन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में। आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैयार किया यूक्रेन ने। झुंड ड्रोन हमले के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है भार्गवास्त्र। इंडिया यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया। भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। कहां पर? पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? चेन्नई में। ड्रोन प्रहार अभ्यास अभी हुआ था, भारतीय सेना ने किया था अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सियांग जिले में। पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नाम से एक ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की थी। और भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन किया था? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये शुरू हुआ था जयपुर में। असम राइफल्स ने एडवांस्ड ड्रोन ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT मणिपुर। सक्षम क्या है? भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम को लॉन्च किया था। और भारत ने इजराइल से हेरॉन Mark 2 ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया था। और ये हमारी वायुसेना के पास तो पहले से है, वायुसेना और थल सेना के पास, अब नौसेना के लिए हम खरीद रहे हैं। और ये भी याद रखना, भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम क्या है? इंद्रजाल है। ठीक है, तो ये ड्रोन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली, जिसका नाम रखा है स्वदेश, इसको किसने तैयार किया, विकसित किया? तो आंसर होगा DRDO ने। तो स्वदेश का फुल फॉर्म हो गया सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। मतलब ये एक ऐसा तरह का सिस्टम हो गया, एक ऐसी तरह की मशीन आप समझो, जो खारे पानी को स्वच्छ पीने योग्य पानी में बदल देती है। और अभी इसे DRDO ने भारतीय सैनिकों के लिए तैयार किया है। ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल है मतलब इसे आप एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर ले जा सकते हो बड़े आराम से। इसे आप हाथ से भी चला सकते हो, इंजन की सहायता से भी चला सकते हो। तो इससे दूर दराज के इलाकों में आपातकालीन स्थितियों में हमारे सैनिकों को सुरक्षित पीने योग्य पानी मिल पाएगा। तो अगर आप इसे मैनुअल मोड पे यूज करते हो, मतलब हाथ से चलाते हो, तो ये 10 से 12 सैनिकों के लिए पानी प्यूरिफाई कर देगा। इंजन से चलाओगे तो 20 से 25 सैनिकों के लिए पानी प्यूरिफाई कर देगी ये मशीन। और इसका नाम स्वदेश रखा है, याद रखना, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। और इसे कहां पर तैयार किया गया? तो DRDO की जो डिफेंस लेबोरेटरी है जोधपुर में, वहां पर इसको बनाया गया है। किसने बनाया? DRDO ने। DRDO के बारे में जानते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है इसकी 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। वर्तमान में चेयरमैन है समीर V कामत। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ऑरिजिन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO के कुछ और भी DRDO रिलेटेड प्रश्न है, देखो। एक तो याद रखना, भारत जो है लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MK2A का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। कहां पर किया था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में DRDO ने किया था। DRDO ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की थी? तो इजराइल आंसर होगा। मोदी जी ने किस स्थान पर DRDO की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी थी? आंध्र प्रदेश के नागया लंका में। इसका नाम है नवदुर्गा मिसाइल रेंज। ऑलरेडी पहले 2 हमारे पास कहां पर है? एक तो व्हीलर द्वीप है और चांदीपुर, दोनों उड़ीसा में है। DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण भी किया। और DRDO ने एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर खोला नई दिल्ली में। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल DRDO ने डेवलप किया। DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा में है, उससे भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध
बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया था। ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। इसके अलावा डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट भी किया था। कहां पर? चंडीगढ़ में। हमने देखा था इसको, मतलब जो हमारे फाइटर जेट होते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें जो हमारे पायलट है वो बाहर निकल सके, मतलब वो सुरक्षित रह सके, इस तरह का ये टेस्ट था। डीआरडीओ ने परमाणु सक्षम पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से K4 यानी कि कलाम 4 इसका पूरा नाम है, ये एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया था बंगाल की खाड़ी में। और आईएनएस अरिघात क्या है? भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी थी। ठीक है, तो ये सब बातें डीआरडीओ से संबंधित हैं, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहां पर हुई? तो आंसर होगा इसका मुंबई। तो अभी भारतीय नियामक बोर्ड यानी कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की अभी पहली बैठक हुई है, अभी 5 जनवरी को ही, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में संजय मल्होत्रा, उन्होंने ही। तो कहां पर हुई थी बैठक? मुंबई में हुई थी। और यहाँ पर घरेलू और वैश्विक दोनों भुगतान प्रणालियों से जुड़े मौजूदा फोकस क्षेत्रों पर चर्चा की गई और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान भूमिकाओं पर भी यहाँ पर जोर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो चर्चा हुई इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, याद रखना इसका जो गठन है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन के बाद इसका गठन किया गया था और ये 9 मई 2025 से प्रभावी हुआ। और अभी इसी की पहली बैठक हुई मुंबई में, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक और इसी तरह का प्रश्न आप ध्यान रख सकते हैं, इसको मैं अलग से कवर नहीं कर रहा हूं, यहीं पे करा देता हूं कि अभी दिल्ली सरकार ने उधार और कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए आरबीआई के साथ समझौता किया है। मतलब सरकार के पास जो पैसा आ रहा है और जो खर्चे में जा रहा है उसका सही से मैनेजमेंट करना है, तो उसी के लिए ये बोला है, उधार और कैश फ्लो के लिए उसको मैनेज करने के लिए अभी दिल्ली सरकार ने आरबीआई के साथ समझौता किया है। हमारा प्रश्न यहाँ पे बैठक से है, मीटिंग से है, भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक जो मुंबई में हुई। इसी तरह की कुछ और बैठक से, सम्मेलन से संबंधित, समिट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, हम रिवाइज करेंगे। लगभग 18 प्रश्न है। देखो, अभी जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वैसे ओम बिरला है। इन्होंने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया था बंगलुरु में। चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था रोम, इटली में। इसकी सह अध्यक्षता जापान ने की थी। और पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। 28वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये हुआ विशाखापत्तनम में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ बार्सिलोना, स्पेन में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में, और अब इसे होस्ट करेगा बांग्लादेश। और 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 3रा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन काठमांडू, नेपाल में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में। पहला सागरमाथा संवाद हुआ काठमांडू, नेपाल में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम, नीदरलैंड। और 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 46वीं आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। और 3रा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था फ्रांस के नीस में। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलकर के की थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें हैं, समिट्स हैं, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्मिला सत्यनारायणन को। और अगर आप डेली लंबे समय से हमारे साथ करंट अफेयर्स में जुड़े हुए हैं, क्रैक एग्जाम चैनल से जुड़े हुए हैं, डेली आप रेगुलर हैं, तो ये प्रश्न आपको मैं 2025 के स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं, जब इसकी घोषणा हुई थी। मैंने कहा ना, अगर रेगुलर रहे होंगे तो आपको याद होगा, वरना खैर कोई बात नहीं, याद नहीं है तो। लेकिन अभी ये फिर से चर्चा में है क्योंकि अभी इनको ये पुरस्कार दे दिया गया है। तब घोषणा हुई थी, अभी दिया गया है, तो हम फिर से कवर कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना मेरे भाई, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा सबूत के साथ कि ये प्रश्न आता है एग्जाम में। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन सा अवार्ड है? नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया किसे? उर्मिला सत्यनारायणन को। ये याद रखना, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रश्न ऐसे आ जाता है, इनका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से। और आप जानते ही हो भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो तमिलनाडु आंसर होगा। और अभी चेन्नई में ही आयोजित संगीत अकादमी के 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान उन्हें यह अवार्ड दे दिया गया। कौन देता है वैसे ये अवार्ड? मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा हर साल शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है,
तो अवार्ड का नाम किसे दिया गया, इनका संबंध किससे है, ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इस तरह का प्रश्न, इस तरह का नहीं, ये सेम प्रश्न एग्जाम में आता है नृत्य कला निधि वाला, ये आप देख सकते हैं। देखने से आपको ज्यादा यकीन होगा। ये देखो 2024 में पूछा गया था एसएससी एमटीएस में, 2019 वाला भी एक बार एग्जाम में पूछा गया, और आप तो लेटेस्ट देखो ये 2025 में ही एग्जाम में आया था। और आप देखोगे तो एग्जामिनर ने किसे मिला ये नहीं पूछा, उल्टा पूछ लिया कि जिन्हें मिला है उनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाया तो एक तो पुरस्कार का नाम किन्हें मिला ये बताया, और उनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। ये तीनों बातें याद रखना। अच्छा, एक बार ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट है आपके। विनोद कुमार शुक्ल, भैया छाप लो, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, क्योंकि इसी साल इनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इसी साल इनका निधन भी हो गया। ये हिंदी लेखक थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से। तो भैया इंपॉर्टेंट तो है ही सही पूरे भारत के एग्जाम के लिए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ से अगर कोई स्टूडेंट है, बताना मुझे छत्तीसगढ़ से भी कोई देख रहे हैं कैसे, तो छत्तीसगढ़ के स्टेट एग्जाम में तो भैया 100% लिख लो कि आ गया मेरे एग्जाम में, भविष्यवाणी कर दो। बाकी ये ऑप्शन देखो, साधु भद्रेश दास, इनको 34वां सरस्वती सम्मान मिला था। और बानो मुश्ताक आप सभी जानते हो, भारतीय लेखिका है। अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 इनको दिया गया था इनके नॉवेल हार्ट लैम्प के लिए, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा बास्ती ने। बाकी इतना ही नहीं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे, जैसे कि केंटन आर मिलर अवार्ड IUCN के द्वारा दिया जाता है। सोनाली घोष को दिया गया था, यह अवार्ड पाने वाली वो पहली भारत की पहली महिला बनी थी, तो इंपॉर्टेंट है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया, अमेरिकी। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 DRDO को। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला जिनाली मोदी को, मुंबई से है। और PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार नितिन गडकरी को, जो हमारे रोड राजमार्ग मंत्री हैं। और ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुखरामबम। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र देता है, बीबी फातिमा महिला एवं सहायता समूह को मिला, ये धारवाड़ जिले कर्नाटक का है। और GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर रवि नारायणन, जो कि इसरो के हेड है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को मिला है, उनके उपन्यास वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को मिला, जो महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ध्यान में रखना इनको भी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कार शाला नामक शिक्षा कार्यक्रम ये कहां पर शुरू किया गया, तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है, उस कार्यक्रम का नाम है संस्कार शाला। और अभी असम के जो गवर्नर है, राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्होंने ही इसको शुरू किया। तो याद रखना पहले तो कि ये 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। मतलब होगा क्या, मतलब जो किताबी ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है वो तो दो, उसके साथ साथ बच्चों में नैतिक मूल्यों, मानवीय गुणों, सांस्कृतिक और जीवन कौशल की शिक्षा देकर उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, यानी कि सर्वांगीण विकास करना है, ताकि वे एक अच्छे इंसान बन सके और समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। संस्कार शाला इस कार्यक्रम का नाम है, असम में शुरू हुआ है। अब इसी तरह के कुछ और कार्यक्रम या आप कह दो योजनाएं मैं आपको पहले रिवाइज कराऊंगा, फिर असम भी लेकर के चलूंगा। देखो, भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने, स्किल डेवलपमेंट करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की थी, और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। विद्या शक्ति पहल को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आदि कर्मयोगी पहल को जनजातीय मंत्रालय ने शुरू किया था, इसके मंत्री हैं जुएल ओराम। बाकी सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी बिहार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात ने शुरू किया। राजभवन अन्न धन योजना गोवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान। डीजी लक्ष्मी योजना को आंध्र प्रदेश ने। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। गज मित्र योजना असम ने शुरू की थी। ये तो योजनाएं होंगी, अब असम ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में असम, कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है राजकीय वृक्ष हॉलॉन्ग, और पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। फल है काजी नींबू। यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा है, भोर है, क्लासिकल डांस सत्रिया है। त्योहारों में देखो, बिहू त्योहार हो गया, वाचुंगा महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया।
असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। बाकी 6 भी देख लो, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखवा और औरंग। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? डिगबोई असम में। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल करेंगे इसे, सबसे लंबा नदी पुल, ये भूपेन हजारिका है, डोलो सादिया पुल भी बोलते हैं, लंबाई 9.15 किलोमीटर। किस नदी पर है भैया? लोहित नदी पर है। कुछ करंट अफेयर्स भी देखेंगे असम से। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले असम न्यूज में आया था, तो हमने असम को रीड किया था, तब मैंने आपको कुछ और करंट अफेयर्स असम से रिलेटेड रिवाइज कराए थे, मतलब दूसरी शीट थी, आज दूसरी शीट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। एक तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि असम ये देश का पहला राज्य है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है, असम सेट उसका नाम है। टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया था? असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 नीति को अपनाया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू हुआ। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया था। गज मित्र पहल शुरू हुई थी। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क इसको असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 यहाँ पर शुरू हुई थी योजना। ऑपरेशन फॉल्कन यहाँ पे चलाया गया गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए। भारत का 22वां IIM कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी में। समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास असम और मणिपुर में इसका आयोजन किया था इंडियन आर्मी ने। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ था। असम में एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत की गई और इसका नाम भोगेश्वर बरुआ के नाम पे रखा। ये असम के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी अभी जो लेटेस्ट मैंने कहा ना, अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था, क्या प्रश्न था वो कि 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। और हाँ, एक और याद रखना, अभी देश की पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होगी, ये असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में चलेगी। और एक और स्टैटिक बन जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, ये आपको असम में ही मिलेगा। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा रमेश कुमार जुनेजा को। तो याद रखेंगे, सिंपल सा है, रमेश कुमार जुनेजा अभी काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट यानी कि चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष इनको चुन लिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सा अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट याद रखना है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं उससे पहले ये पॉइंट आप जरूर याद रख लेना कि भारत में चमड़े के सिक्के का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ, और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपको पता भी होना चाहिए वैसे, और वैसे उत्तर प्रदेश वालों को तो पता होगा कि भारत की लेदर सिटी किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं? तो याद होना चाहिए, कानपुर को कहते हैं। बाकी चलो अपॉइंटमेंट्स है ना, नियुक्तियां मैं आपको कुछ रिवाइज करवाता हूँ। अभी मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने राजकुमार गोयल। कोल इंडिया के CMD बने B साईराम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ बनी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह देव बने। ONGC के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने, मतलब कार्यकाल इनका बढ़ाया गया 1 साल के लिए। CBIC के नए चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी। इंटरपोल के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नाम है लुकास फिलिप, फ्रांस से हैं। और इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम का नया कोच बनाया गया सेंटियागो नेवा को। वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया यहाँ पे हो गया, मतलब इसका इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट्स, इसका अध्यक्ष हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। नासा के नए चीफ भैया इंपॉर्टेंट है 15वें नंबर के, क्या नाम है? जॉर्रेड साकमैन। और UNHCR मतलब होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसके अध्यक्ष बने थे बरहम सलाह, इराक से हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रमनाथ। और भारत का पहला AI इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस एसोसिएशन का मुख्यालय भी याद रखना मुंबई में है। इसके पहले प्रेसिडेंट विजय कलंत्री बने। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट बने गेनाडी गोलोविकिन, ये कजाकिस्तान से है। तो ये जो भी अपॉइंटमेंट्स हमने रिवाइज करे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे जो भी शीट या जो भी टॉपिक मैं आपको रिवाइज कराता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि इंपॉर्टेंट चीजों का हम बार बार रिवाइज करें तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। बस कंडीशन आपको ये रखनी है कि जब भी मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो उस 20-25 की क्लास में बिल्कुल आप सिंसियर होके पढ़े। कोशिश हो, अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो मेरे साथ साथ बोला करें, बोलने की कोशिश करें धीरे धीरे, और रेगुलर रहें। सबसे बड़ी बात, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर ये पंक्चुअलिटी आप लेकर के आए, तो ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी।
समय के साथ साथ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, देखो कि अभी हाल ही में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा CSIR NPL दिल्ली में। तो अभी हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने ही इस राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला, इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। कहां पर किया भैया? CSIR NPL दिल्ली में। CSIR तो मतलब आप जानते ही हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NPL मतलब होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो दिल्ली में है, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया इस लेबोरेटरी का। और याद रखना, ये लैब दुनिया में अपनी तरह की दूसरी है और एशिया में पहली है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो बनेगा ये प्रश्न, जब ये दुनिया की इस तरह की दूसरी लैब है जिसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ। अच्छा, ये दूसरी है दुनिया में, तो पहली कहां पर है? पहली आपको मिलेगी यूके में। ठीक है भाई, सब हमने बात कर ली कहां पर स्थापित किया गया, ये दुनिया की दूसरी है, लेकिन होगा क्या इस लैब में, इसका काम क्या है? तो यहाँ पर हवा की गुणवत्ता मापने वाले जो मशीनें होती है, जो डिवाइसेज होती है, उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। और अगर वो खराब हो गई है तो उनको यहाँ पे सही किया जाएगा। जब भी इस तरह की नई मशीनें बनेगी तो उनको चेक किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ भाई ये मशीन सही है, नहीं ये मशीन बेकार है, हटा दो इसे, रिजेक्ट कर दो। तो वो टेस्टिंग करने का, वो सर्टिफिकेट देने का काम यहाँ पर होगा, ताकि हमें सही और भरोसेमंद डेटा मिल सके। अभी तक हम इन सब चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम खुद इनकी टेस्टिंग कर पाएंगे और सर्टिफिकेट दे पाएंगे, दूसरों पर हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये अच्छा प्रश्न है। बाकी देखो यहाँ पे CSIR से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1942 में। इसके हेड जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, वही होते हैं। अभी तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है, ये याद रख लो, नल्लाथम्बी कल्लाईसेल्वी। और CSIR के द्वारा एक आपको याद होना चाहिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है। और इस पुरस्कार का नाम CSIR के जो पहले निदेशक थे ना, शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। अभी देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया गया था मुंबई में ही। ठीक है, तो CSIR है क्या, अगर एक लाइन में बोले तो ये भारत का एक प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और भारत में इसकी टोटल 37 लेबोरेटरीज या इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि एक लेबोरेटरी के बारे में अभी हमने प्रश्न में चर्चा की, NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो दिल्ली में है, जहां पर इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का भी निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2005। तो पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, जिनका अभी 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और वे कोलकाता के रहने वाले थे। उन्होंने 1990 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी। उन्हें 2005 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था। और यही आपसे प्रश्न में पूछा। अच्छा, अगर पूछें कि अभी 2025 का ये जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब है वो किसने जीता था, तो सौरव कोठारी ने पंकज आडवाणी को हरा करके जीता था। ठीक है, तो ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। अब वैसे ये प्रश्न तो आपका निधन वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिनका हाल ही में निधन हुआ। जैसे कि देखो, DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स टी वॉटसन का निधन हुआ। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला था। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। 2025 में पद्मश्री मिला। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह थे, पंजाब से, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिला। भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, इनका भी अभी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। और भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कमला लक्ष्मी नारायणन, या इनको बेबी कमला भी कहते हैं, इनका भी निधन हो गया। तमिलनाडु से थी ये। पद्म भूषण 1970 में मिला इनको। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में। अभी मेहर कास्टेलिनो का निधन हुआ था। 1964 में भारत की ये पहली मिस इंडिया बनी थी, मुंबई से बिलोंग करती हैं। विनोद कुमार शुक्ल, हमने कहा ना इंपॉर्टेंट नाम है, हिंदी साहित्यकार थे छत्तीसगढ़ से। 2024 के लिए
अभी इसी साल मतलब 2025 में 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। एक और नाम यहाँ पे याद रखना, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का अभी निधन हो गया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट निधन वाले प्रश्न थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए एक नया EB4 वीजा शुरू किया है और इसका पूरा नाम है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है और इसके लिए चीनी व्यापारियों को दूतावास या एजेंटों के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 40 से 50 दिनों में वीजा उनको मिल जाएगा और इससे भारत में 6 महीने तक ठहरने की अनुमति मिल जाएगी। तो सिंपल सा है, चीनी व्यापारियों के लिए भारत सरकार ने ये EB4 नाम से एक वीजा शुरू किया है। अब बात चाइना की हो रही है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग होती है और यहीं पर आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिलेगा। करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और एशिया की सबसे लंबी नदी जो यांगत्से नदी है वो आपको चाइना में मिलेगी। चाइना का शंघाई शहर इसी नदी के किनारे है और चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहते हैं, इसे येलो रिवर भी कहते हैं। उसके अलावा देखो, अभी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये चीन में बना है जिसका नाम है हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये एक तरह का रोड ब्रिज है और सबसे ऊंचा है। तो कितना ऊंचा है? हाइट है 625 मीटर। अभी चीन के यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार भी मिला था। ये पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 12वां वर्ल्ड गेम्स का आयोजन चाइना के चेंगडू शहर में हुआ था। अब अगला वाला 2029 में होगा जर्मनी में। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हुए थे चाइना में ही। और 2025 में जो 25वीं SCO समिट है उसका आयोजन भी हुआ था चीन के तियानजिन में। उसके अलावा 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप का आयोजन हांगझाऊ चाइना में हुआ था। उसमें टॉप पे रहा था चाइना ही, दूसरे पे भारत, तीसरे पे जापान। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट ये किस देश ने शुरू किया? चाइना। और विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम द्वीप ये बनाएगा चाइना। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई है, इसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर की। तो चाइना से ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सिद्धारमैया किसके कार्यकाल को पछाड़ करके कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए? तो आंसर होगा देवराज उर्स। तो अभी सिद्धारमैया ये कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में देवराज उर्स को पीछे छोड़ दिया जिनका कार्यकाल 7 साल 8 महीने का था। तो अभी तो यही है, सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से है। अच्छा, ये तो कर्नाटक की अलग से बात हो गई। अगर मैं पूछूं नॉर्मली कि भारत में सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल किनका है, तो आप सभी जानते हो पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। कार्यकाल इनका 24 साल 165 दिनों का है। और दूसरे नंबर पे आते नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, मतलब रहे 24 साल 99 दिन इनका कार्यकाल है। और अभी हमने पढ़ा था बिहार के जो मुख्यमंत्री 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, पर उनका जो ओवरऑल मुख्यमंत्री के रूप में जो टेन्योर है, जो समय है, वो इतना लंबा नहीं है। मतलब 20 साल से ज़्यादा है लेकिन 24 साल को वो भी क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज बना करके अपलोड की जाती है, तो वो क्विज आप डेली लगाया करें। PDF आपको डेली मिल जाती है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसने विकसित किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी। फिर पूछा अभी जनवरी 2026 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य कौन बन गए? तो ये सारे होंगे कांगो, लातविया, बहरीन, लाइबेरिया, कोलंबिया। और IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहां पर लॉन्च किया गया? IIT मद्रास। और 2026 में दीव के घोगला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण अभी शुरू हुआ है? ये दूसरा संस्करण है। और स्पेसएक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेड को लॉन्च किया? तो इटली का है। और अभी केंद्र सरकार ने कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश।
उसके अलावा विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया 6 जनवरी को। और अभी कहाँ सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य हो गया, दिल्ली। शीतकालीन तूफान एज्रा ने किस देश को प्रभावित किया, अमेरिका। और आखिरी प्रश्न था किस दक्षिण भारतीय राज्य में अभी पहली बार चंदन तेंदुआ दिखा गया, तो आंसर होगा कर्नाटक। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता था, तो आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।